हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेस में। सो गाइस, हमारा जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सब्जेक्ट चल रहा था हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जिसमें हमारा जो टॉपिक था वो था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के ऊपर हमारा डिस्कस चल रहा था, जिसमें हमने अपने लास्ट वाली वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एमसीक्यू के द्वारा डिस्कस किया है। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह चुके हैं उनको आज हम एमसीक्यू के द्वारा डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो किस लिपि का प्रयोग करके अपने भावों को व्यक्त करते थे। तो इसमें हमारे ऑप्शन है, पहला है पाली, बी ऑप्शन है सैंधव लिपि, सी ऑप्शन है खरोष्टी लिपि और डी ऑप्शन है प्राकृत लिपि। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे। सैंधव लिपि का प्रयोग करके वो अपने भावों को व्यक्त किया करते थे और बातचीत करते थे ना, अपने विचारों को व्यक्त करते थे। तो जो सैंधव लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। वर्तमान में कौन सी भाषा लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर? उर्दू भाषा। जो उर्दू भाषा है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है ऐसे। तो कालीबंगा सभ्यता के समय जो सैंधव लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और जो कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चेहरों का उपयोग करते थे, जिसे हम आज क्या कहते हैं, इमोजीज। हाँ, इमोजीज बोलते हैं, उनका उपयोग करते थे। जैसे मान लो अगर कोई सामने वाला हमें कोई खुशी का इमोजी भेजता है तो हमें पता चलता है कि भाई जो सामने वाला है वो खुश है ना। अगर कोई रोने का इमोजी भेजता है तो हम समझ लेते हैं कि सामने वाला या तो दुखी है या फिर वो रो रहा है। तो इस प्रकार जो कालीबंगा सभ्यता के लोग थे वो इमोजीज का प्रयोग करके अपने भावों को व्यक्त किया करते थे, जिसे क्या कहते हैं, चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है, क्योंकि चित्र बनाकर अपने भावों को वो व्यक्त किया करते थे। और जो ये चित्र बनाते थे वो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। और फिर दूसरा, ऐसे लिख के फिर दोबारा यहाँ से होती थी स्टार्ट। ठीक है, तो ये कैसे होगी, ऐसे एक सर्फिल आकार में ना, सर्फ जैसे चलता है सर्फिल आकार में। तो दूसरा इसको क्या नाम दिया गया, सर्फिली लिपि। सर्फिली लिपि भी इसे कहा जाता था, और या फिर भाव चित्रात्मक लिपि भी इसे कहा जाता था। तो जो कालीबंगा सभ्यता के लोग थे वो सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे, और जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इमोजीज में अपने भावों को व्यक्त किया करते थे, जिसे चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। ओके गाइज, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है। जोधपुरा स्थल है, जोधपुरा सभ्यता। तो जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है। जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है उदयपुर में, बी ऑप्शन है जोधपुर में, सी ऑप्शन है जयपुर में और डी ऑप्शन है अजमेर में। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? कई स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, जोधपुरा का नाम आते ही क्या सोच लेते हैं कि भाई जोधपुरा जो सभ्यता है वो जोधपुर में होगी, है ना। आइडिया लगा लेते हैं भाई जोधपुरा सभ्यता है वो जोधपुर में होगी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जोधपुर नहीं होगा। जोधपुरा सभ्यता जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, जयपुर में। जोधपुरा नामक जो पुरातात्विक स्थल है वो जयपुर में स्थित है, साबी नदी के तट पर। जो एग्जामिनर है वो स्टूडेंट का माइंड डाइवर्ट करने के लिए जोधपुर भी ऑप्शन में डालता है, बट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयपुर। हमें जोधपुर, इसका जोधपुरा नाम देके जोधपुर इसका ऑप्शन राइट नहीं करना है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है जयपुर, और जयपुर में साबी नदी के तट पर जोधपुरा नामक सभ्यता है उसका विकास किया गया था। और जोधपुरा सभ्यता के उत्खनन में हाथी दांत के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, और कुछ हाथी दांत के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो हाथी दांत से बने हुए आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि भाई जो जोधपुरा सभ्यता के लोग थे वो आभूषणों का प्रयोग करते थे। कैसे? हाथी दांत के बने हुए आभूषणों का। ओके गाइज, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राज्य में संघ लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान से मिले हैं? अभी कौन सी लिपि आई है? संघ लिपि। संघ लिपि के जो प्रमाण है वो बहुतायत में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? किस सभ्यता के लोग थे वो संघ लिपि का प्रयोग करते थे? तो इसमें पहला ऑप्शन है दिलवाड़ा, बी ऑप्शन है रणकपुर, सी ऑप्शन है विराटनगर और डी ऑप्शन है नगरी सभ्यता। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? संघ लिपि का प्रयोग कौन सी सभ्यता वाले लोग करते थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया सी, विराटनगर। विराटनगर, जिसे वर्तमान में बैराठ
के नाम से भी जाना जाता है ना, बैराट के नाम से जाना जाता है, जो मैंने आपको कल ही इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में बता दिया है। बैराट सभ्यता कहाँ पे है? जयपुर में बाणगंगा नदी के ऊपर इसका उत्खनन किया गया था। जयपुर में बाणगंगा नदी के बाणगंगा नदी के मुहाने पर इस सभ्यता का विकास हुआ है, जिसे प्राचीन में विराटनगर के नाम से जाना जाता था। और विराटनगर या फिर बैराट सभ्यता के जो लोग थे वो संख लिपि का प्रयोग करते थे अपने भावों को व्यक्त करने के लिए। ओके गाइज, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सुमेलिखित कीजिए। ये पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं और ये वर्तमान में इनके नाम हैं। तो पहला ऑप्शन है ऋषभदेव, बी ऑप्शन है बयाना, सी ऑप्शन है तिलवाड़ा और डी है लोद्रवा। तो ये हमारे पुरातात्विक स्थल है। तो देखते हैं ये क्या कहाँ पे है वर्तमान में। तो पहला ऑप्शन है ऋषभदेव, ऋषभदेव है उदयपुर, ऋषभदेव कहाँ पे? उदयपुर, जिसका वर्तमान नाम है उदयपुर। बी ऑप्शन है बयाना, तो बयाना है भरतपुर में। सी ऑप्शन है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा कहाँ पे है? बाड़मेर। और डी ऑप्शन है लोद्रवा, तो लोद्रवा का जो मिलान रहेगा वो है जैसलमेर से। तो ऋषभदेव है उदयपुर में, बयाना है भरतपुर में, तिलवाड़ा है बाड़मेर में और लोद्रवा है जैसलमेर में। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? कूट कौन सा सही है? बी। इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से होती थी? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपने आभूषण वगैरह बनाने के लिए तांबे की कहाँ से तांबा लेकर आते थे, कहाँ से इसकी आपूर्ति करते थे? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है बालाथल सभ्यता, बी ऑप्शन है बैराट सभ्यता, सी है गणेश्वर सभ्यता और डी ऑप्शन है आहड़ सभ्यता। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे वो तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से करते थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया सी, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के बारे में मैंने आपको जो हमारी पहले वाली वीडियो उसमें बता दिया है। जो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर जिले के काटली नदी के मुहाने पर इसका विकास हुआ है। सीकर जिले की काटली नदी के ऊपर गणेश्वर सभ्यता का विकास किया गया और गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है क्योंकि गणेश्वर सभ्यता से सबसे अधिक मात्रा में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सबसे अधिक मात्रा में तांबे के उपकरण, तांबे के बर्तन, तांबे के जो आभूषण वगैरह थे वो सबसे अधिक मात्रा में कहाँ से प्राप्त हुए? गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और सबसे अधिक तांबा भी गणेश्वर सभ्यता में पाया जाता है। इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से करते थे? गणेश्वर सभ्यता से करते थे, जो सीकर जिले के काटली नदी के मुहाने पे पड़ती है। तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक तांबा गणेश्वर सभ्यता में मिला है उत्खनन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वीडन है। स्वीडन देश के पुरातात्विक हंत्राड़िड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ है? स्वीडन देश के पुरातात्विक हंत्राड़िड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन किया गया था? तो पहला ऑप्शन है रंगमहल सभ्यता, बी ऑप्शन है नोह सभ्यता, सी ऑप्शन है बैराट सभ्यता और डी ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? स्वीडन देश के किस पुरातात्विक थे हंत्राड़िड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ है? रंगमहल सभ्यता का उत्खनन किया गया था हंत्राड़िड के निर्देशन में, जो स्वीडन देश के पुरातात्विक थे या फिर इतिहासवेता थे। जो रंगमहल सभ्यता है वो कहाँ पे पड़ती है? रंगमहल सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। और हनुमानगढ़ जिले में कौन कौन सी सभ्यता पड़ती है? कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। हनुमानगढ़, रंगमहल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता, ये तीनों सभ्यता कहाँ पे पड़ती है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। और रंगमहल सभ्यता है उसका जो उत्खनन करता किन के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था? स्वीडन देश के हंत्राड़िड के अध्यक्षता में इसका रंगमहल सभ्यता का उत्खनन किया गया था। गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है राजस्थान की किस सभ्यता में
ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है। राजस्थान की किस सभ्यता से अलकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है आहट सभ्यता, बी ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता, सी ऑप्शन है बालाथल सभ्यता और डी ऑप्शन है बैराट सभ्यता। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से अलकृत ईंटों का निर्मित फर्श भी मिला है था। यहाँ से पक्की ईंटों से निर्मित भवन भी खुदाई में प्राप्त हुए हैं। और पहले क्या होता था? कच्ची ईंटों के घर थे। यहाँ पे कुछ कच्ची ईंटों के घर भी प्राप्त हुए हैं। अगर आज के टाइम यदि हम कच्ची ईंटों के या फिर कच्चे मकान देखते हैं तो क्या सोचते हैं? भाई दीनहीन या फिर गरीब व्यक्ति है तभी कच्ची ईंटों के या फिर लिपाई पुताई करे हुए घर मिलते हैं, तो उनको सोच के हम ये आइडिया लगाते हैं भाई गरीब फैमिली से है ना, गरीब घर है। तो जो यहाँ पे जो कच्ची ईंटों के घर मिले हैं इससे पता चलता है कालीबंगा सभ्यता को और क्या कहा जाता है? दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में कच्ची ईंटों के घर मिले हैं, या फिर इसे गरीब सभ्यता भी कहते हैं। गरीब सभ्यता या फिर दीनहीन सभ्यता किसको कहते हैं? कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। और यहाँ से अलकृत ईंटों के निर्मित फर्श भी मिले हैं और दूसरा यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। दुहरे जुते हुए खेत, जो कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो दुहरे यानी कि दो प्रकार से खेतों की जुताई करते थे। जैसे मान लो एक तरफ गेहूं और एक तरफ जौ, इस प्रकार से दो प्रकार की खेती करते थे, जिसे दुहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। और जुते हुए खेतों के साक्ष्य तथा कपास की खेती के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कपास की खेती के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं जो कालीबंगा सभ्यता के लोग थे वो कपास से भी परिचित थे। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है राजस्थान की किस सभ्यता में 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ है? ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां से 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ है? तो पहला हमारा ऑप्शन है रंगमहल सभ्यता, बी ऑप्शन है गड़दड़ा सभ्यता, बी सी ऑप्शन है बालाथल सभ्यता और डी ऑप्शन है बैराट सभ्यता। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। जो बालाथल सभ्यता है यहाँ से 11 कमरों का विशाल भवन भी प्राप्त हुआ है। ओके, और बालाथल सभ्यता है वो कहाँ पे पड़ती है? उदयपुर में वल्लभ नगर। उदयपुर में वल्लभ नगर, जो बालाथल सभ्यता है वो उदयपुर में वल्लभ नगर में बनास नदी के मुहाने पे इसका विकास किया गया। बनास नदी के मुहाने पर उदयपुर में वल्लभ नगर में बनास नदी के मुहाने पर इस सभ्यता का विकास किया गया था और इसके उत्खनन करता थे वीएन मिश्र। इनके नेतृत्व में सन 1993 में इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था। वीएन मिश्र के नेतृत्व में बालाथल सभ्यता का उत्खनन किया गया था। कहाँ पे? उदयपुर में वल्लभ नगर में बनास नदी के मुहाने पर। और इस सभ्यता से 11 कमरों का विशाल भवन भी प्राप्त हुआ है। कुछ पक्की ईंटों के बने हुए भवन तथा दुर्ग भी इस सभ्यता के उत्खनन में हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे कुत्ते और सांड की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है जो बालाथल सभ्यता के जो लोग थे वो कुत्ते तथा सांड को अपना पालतू पशु मानते थे। और बालाथल सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था मिली है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ से मिली है? बालाथल सभ्यता से मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था मीन्स कि यहाँ के जो बालाथल सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे। तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था के अवशेष भी मिले हैं। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सभ्यता में घरों से एक या एक से अधिक चूल्हों के मिलने से संयुक्त परिवार का पता चलता है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन होगा मिलोन सभ्यता, बी ऑप्शन है आहट सभ्यता, सी ऑप्शन है बैराट सभ्यता और डी ऑप्शन है नगर सभ्यता। तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसके आंगन में एक या फिर एक से अधिक चूल्हे मिले हैं, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस सभ्यता के जो लोग थे वो संयुक्त परिवार में रहते थे। यानी खूब सारे संयुक्त परिवार का आपको पता है, जिसमें हमारे चाचा जी, ताऊ जी, नाना, दादाजी, दादी जी सभी मिलकर रहते हैं, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। और जो
एकल परिवार होता है जिसमें हम या हम दो हमारे दो वाला चलन रहता है ना, जिसमें जो मम्मी पापा हो गए और जो बच्चे, तो ये होता है एकल परिवार। और संयुक्त परिवार में दादी जी दादाजी वगैरह सब मिलकर रहते थे, तो उसको कहते हैं संयुक्त परिवार। तो जो आहड़ सभ्यता है, इसमें आहड़ सभ्यता के आंगन में 2 या 2 से अधिक चूल्हे मिले हैं, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो संयुक्त परिवार का इस सभ्यता में प्रचलन था, संयुक्त परिवार के रूप में ये रहते थे। और आहड़ सभ्यता में तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक और त्रिशूल व जो तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता के उत्खनन में, जिसमें एक और त्रिशूल और दूसरी ओर अपोलो की प्रतिमा अंकित मिली है। तो अपोलो किसको कहा जाता है? अपोलो सूर्य देव को कहा जाता था, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आहड़ सभ्यता में जो सिक्के मिले हैं जिसपे एक और त्रिशूल और दूसरे अपोलो का चित्र मिला है, जिसमें ये पता चलता है कि जो आहड़ सभ्यता के लोग थे वो सूर्य देव इसके इष्ट देव थे। आहड़ सभ्यता के जो लोग थे उसके इष्ट देव कौन थे? सूर्य देव। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो पहला ऑप्शन है आभानेरी सभ्यता, बी ऑप्शन है किराड़ू सभ्यता, सी ऑप्शन है नोहा सभ्यता और डी ऑप्शन है बैराट सभ्यता। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, नोहा सभ्यता से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो भरतपुर में है। नोहा सभ्यता कहाँ पे पड़ती है? भरतपुर में पड़ती है, जहाँ से जाख बाबा इसके उत्खनन पर जाख बाबा की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिजक की पहाड़ी की सभ्यता से संबंधित थी। बिजक की पहाड़ी की सभ्यता से संबंधित थी। तो पहला ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता, बी ऑप्शन है आहड़ सभ्यता, सी ऑप्शन है बैराट सभ्यता और डी ऑप्शन है नगरी सभ्यता। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? जो बिजक की पहाड़ी की सभ्यता से संबंधित थी, बैराट सभ्यता से। बिजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, ये तीनों ही किससे संबंधित थे? बैराट सभ्यता से संबंधित थे। महादेव जी की डूंगरी, भीम की डूंगरी और तीसरी है बिजक की डूंगरी, ये तीनों ही किससे संबंधित थे? बैराट सभ्यता से, बैराट सभ्यता से संबंधित थे। जो बिजक की डूंगरी है, यहाँ से कैप्टन बर्ट के द्वारा सन 1937 में अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज भी की गई थी। कैप्टन बर्ट के द्वारा सन 1937 में कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 में बिजक की डूंगरी से कैप्टन बर्ट के द्वारा अशोक के शिलालेख, जो भाब्रू शिलालेख है, उसकी खोज की गई थी। तो ये तीनों जो डूंगरियां हैं वो किससे संबंधित है? बैराट सभ्यता से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है? ऐसा कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें बैराट सभ्यता का उल्लेख किया गया है? तो पहला ऑप्शन है रामायण, बी ऑप्शन है अर्थशास्त्र, सी ऑप्शन है महाभारत और डी ऑप्शन है पुराण। तो इसमें से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें बैराट सभ्यता का उल्लेख किया है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा महाभारत। महाभारत ग्रंथ में बैराट सभ्यता का उल्लेख किया गया है, क्योंकि जो बैराट था इसका प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। ओके, और महाभारत कालीन जो 5 पांडव थे जिन्हें वनवास मिला था, उन्होंने अपना 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था वो विराटनगर के राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया था। ओके, तो इससे पता चलता है कि भाई बैराट सभ्यता से महाभारत कालीन कुछ पुरावशेष भी प्राप्त हुए और महाभारत ग्रंथ में बैराट सभ्यता का उल्लेख भी किया गया है। महाभारत ग्रंथ और महाभाष्य, इन दोनों ही ग्रंथों में, महाभारत और महाभाष्य दोनों ग्रंथों में बैराट सभ्यता का उल्लेख किया गया है। तो बैराट सभ्यता से महाभारतकालीन और मौर्यकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें अशोक का भाब्रू शिलालेख हो गया। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? आहड़ सभ्यता के उत्खनन में ऐसी कौन सी सामग्री मिली है जो बाह्य संपर्कों यानी बाह्य देशों का संकेत करती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है, पहला है ताम्र उपकरण, बी ऑप्शन है शेलखड़ी, सी ऑप्शन है टेराकोटा मनके और डी ऑप्शन है लेपिस लाजुली। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें हमारा राइट ऑप्शन है डी, जो लेपिस लाजुली है वो आहड़ सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त हुई है और वो बाह्य संपर्कों का संकेत करती है। ये जो लेपिस लाजुली है वो बाह्य देशों में भी मिली है, बाह्य देशों में भी प्राप्त की गई, बाह्य देशों के उत्खनन में भी इसका ये मिली है, जिससे पता चलता है जो लेपिस लाजुली है इसका ये बाह्य संपर्कों का भी संकेत करती है।
जो आहड़ के उत्खनन में मिली है। तो जो लेपिस लाजुली है वो क्या है, एक काला पत्थर है। लेपिस लाजुली एक पत्थर है जो आहड़ सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त हुआ है, जो बाह्य देशों में भी मिला है। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो पहला ऑप्शन है आहड़ सभ्यता, बी ऑप्शन है बैराट सभ्यता, सी है गणेश्वर और डी ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 7 अग्नि वेदिकाओं की जो पंक्ति है वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया डी, कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। कालीबंगा सभ्यता में एक पक्की ईंटों के जो चबूतरे होते थे वो बनाए हुए हैं, जिसपे 7 अग्नि वेदिकाओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और उसमें कुछ हड्डियां, पशुओं की हड्डियां भी प्राप्त हुई है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता थी उसके लोग बलि प्रथा में भी विश्वास करते थे। ओके, और यज्ञ वगैरह में भी विश्वास करते थे। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अभी यहाँ पे क्या पूछा गया है? धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहले हमने देखा था कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, और यहाँ पे पूछा गया है धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो गाइस, जो भी आपसे शाब्दिक अर्थ वगैरह जो क्वेश्चन बताए जाते हैं, आपको जो आंसर बताए जाते हैं उनको आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ ज़्यादातर एग्जाम में शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है काला पत्थर, बी ऑप्शन है सफ़ेद कुआं, सी ऑप्शन है काला कुआं और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? धोला का अर्थ क्या है? धोला मीन्स सफ़ेद। हाँ, धोला का अर्थ है सफ़ेद, तो इसमें या तो सफ़ेद, फिर वीरा, तो वीरा का क्या अर्थ है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सफ़ेद कुआं। तो धोला का अर्थ हो गया सफ़ेद और वीरा का अर्थ हो गया कुआं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, धोला का अर्थ सफ़ेद मान लेते हैं ना धोला, और वीरा है जो पंजाबी में वीरा, जिसको वीर जी बोलते हैं भाई, तो उससे आपको अर्थ नहीं लेना है। वीरा का जो अर्थ है वो क्या होगा? कुआं। तो जो धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है वो क्या हो गया? सफ़ेद कुआं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अभी कालीबंगा का अर्थ हमने देखा था, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ हो गया काली चूड़ियाँ। बंगा, तो काली का अर्थ हो गया काली, और बंगा बेंगल्स, या फिर बंगा जो पंजाबी में बंगड़ी वगैरह बोलते हैं ना, चूड़ी को बंगा, तो बंगा इससे भी अर्थ इसका निकलता है। तो कालीबंगा का अर्थ हो गया काली चूड़ियाँ, धोलावीरा का अर्थ हो गया शाब्दिक अर्थ सफ़ेद कुआं, फिर बचता है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ हो गया मुर्दों का टिल्ला। तो ये तीनों जो शाब्दिक अर्थ है, इन तीनों को आपको या तो नोट डाउन करना है या फिर इसको याद रखना है कि भाई धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होगा सफ़ेद कुएं से है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है इसका अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला से है। ओके गाइज, ओके गाइज, आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए हैं, इनकी जो आपको अगर पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाके सोनू कंपटीशन क्लासेस से इनकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।